चलो, तो अब मैं अलग से ही एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है मैंने डार्ट के लिए। तो वही ओपन करते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो में। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाय हाय। आज थोड़ी बैकग्राउंड विजिबल है। आज बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर करना। घर पे हूँ मैं और यहाँ पे शोर होता ही है। तो जैसा कि मैंने पिछली मीट में बताया था कि जो डार्ट लैंग्वेज है वो बिल्कुल सी प्लस प्लस और सी की तरह फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है। मतलब उसका जो मेन कोड लिखा जाता है ना, वो एक मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। तो हमेशा जब भी हम कोड लिखेंगे वो कहाँ किसमें लिखेंगे? वोइड मेन फंक्शन में। अब पिछली मीट में मैंने डेटा टाइप्स वगैरह के बारे में बताया था, कैसे उनकी डिक्लेयर और कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह वगैरह के बारे में बताया था। आज हम थोड़ा सा थोड़े बहुत रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे डार्ट में, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से। बस मैं ज़्यादा इसके सिंटेक्स पे ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि इसका सिंटेक्स हम गूगल पे देख सकते हैं इजीली। हमें ज़्यादा उससे उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद अब बारी आती है कुछ स्पेशल चीज़ें, जैसे एनोनिमस फंक्शंस, एरो फंक्शंस, जो कि बाकी लैंग्वेजेस में भी होते हैं, वो डार्ट में भी हैं। जावा के अंदर एनोनिमस फंक्शंस और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एनोनिमस फंक्शन होते हैं और एरो फंक्शंस भी होते हैं। पाइथन में इनको हम लैम्डा एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। तो वो कैसे करते हैं? उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ। वेरिएबल, अब मैं यहाँ कुछ आगे उसका डेटा टाइप नहीं दे रहा, क्योंकि मैं उसे इनिशियलाइज कर रहा हूँ इस टाइम पे। मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ रैंडम। ये सेव हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये लिस्ट आ गई। अब क्या करूंगा, मैं इस वेरिएबल के ऊपर डॉट ऑपरेटर से कुछ एक्सेस करूंगा। और क्या क्या है हमारे पास देखते हैं। डॉट लगाते हैं तो हमें ये कुछ इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। अब क्योंकि मैंने कल बताया था कि डार्ट लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है। मतलब जो प्रिमिटिव जो सी लैंग्वेज के अंदर इंट होता है, कैर होता है, और जो हमारे पास फ्लोट होता है, वो प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है डार्ट के अंदर। इसके अंदर हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। इवन जो हम ये लिटरल्स हैं, हमारे पास ये 12 है, ये 34 है और ये है, ये भी क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। और इनका देखो, हम होवर करते हैं तो इस पे टाइप आता है इंट, मतलब इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स हैं ये, और ऑब्जेक्ट ही है सारे। तो ये हमेशा याद रखना। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो हम हर किसी के ऊपर डॉट लगा के उसकी क्लास के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं और मेथड्स होते हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत तुमने प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा। इवन स्ट्रक्चर के अंदर भी हम करते हैं, डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। तो वही चीज कर रहे हैं हम। मैंने डॉट लगाया और इसके बाद देखते हैं इसके अंदर काफी कौन कौन से फंक्शन है। हम मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ इस लिस्ट की, ए डॉट लेंथ करके। ये एक प्रॉपर्टी है जिससे लेंथ आ जाएगी। ये रिवर्स कर सकता है। ये हैश कोड होता है, कुछ हैशिंग फंक्शन हैशिंग के अंदर यूज होते हैं ये। और ये डॉट रन टाइम टाइप, अगर जो मैं इसको एक्सेस करता हूँ और इसे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। लेट्स सी। अब जब मैंने इसे रन किया तो फिर क्या आया हमारे पास? इसका टाइप आ गया। हमने ये क्या डिफाइन किया हुआ था? एक्चुअली हमारे पास ये लिस्ट ही तो थी, किसकी? इंटीजर्स की। तो फिर हमने जब ये डॉट रन टाइम टाइप निकाला तो हमारे पास क्या आ गया? लिस्ट आ गया इस पे, कि हाँ इसका जो टाइप है वो आ गया हमारे पास। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए इस टाइम, बस ये तो मैं दिखा रहा था कि हाँ ये एक प्रॉपर्टी है जो हम एक्सेस कर सकते हैं। मैं इस टाइम देख रहा हूँ एक स्पेशल फंक्शन होता है इसके अंदर, फॉर ईच। अगर जो तुमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो उसके अंदर भी होता है ये। अब ये फंक्शन क्या करता है? ये हर एक एलिमेंट जो भी इसके अंदर है, मतलब जो भी हमारे पास आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, मैं सिर्फ लिस्ट की बात नहीं कर रहा, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मैप्स हो, उसमें भी हम फॉर ईच लूप लगाते हैं। और वो क्या करता है, ये जो फॉर ईच ये जो फंक्शन होता है, ये हर एक ऑब्जेक्ट को वन बाय वन करके पास करता रहता है अपने, मतलब एज ए आर्गुमेंट। लेकिन हमें ये आर्गुमेंट यहाँ पे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते।
हमें इसके अंदर एक फंक्शन पास करना पड़ता है। तो हम अलग से एक फंक्शन पास करेंगे इसके अंदर। मैं क्या करूंगा, हर एक वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा। तो मैं क्या कर एक सिंपल void फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। void टाइप का फंक्शन, नाम रखते हैं इसका p एलिमेंट, p एली, ओके। और यहाँ पे क्योंकि मैं सिंपली बार कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ ताकि हमें बार बार जरूरी नहीं है कि इसका टाइप क्या पता कुछ और हो और वो यहाँ पे एरर दे, तो इसीलिए मैं बार कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। वो डायनेमिक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा टाइप था उसका। तो बार ए एंड देन आई विल बी प्रिंटिंग ए। तो ये हमने फंक्शन बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो नाम है, एक्चुअली में डार्ट में मैंने ये भी बताया था कि जो फंक्शंस हैं वो भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। फंक्शन जो मेजर क्लास है एक कैपिटल एफ से, ये फंक्शन अगर तो मैं ये लिखता हूँ एफ, ये तो ये क्लास है डार्ट के अंदर, डिफॉल्ट का क्लास है। जितने भी फंक्शन होते हैं ना वो इसका ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट एक्चुअली में होता क्या है, एक इंस्टेंस होता है क्लास का जिसको हम एक काइंड ऑफ रेफरेंस करते हैं मेमोरी लोकेशन में से। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो एक मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। देन उसको रेफरेंस करने के लिए एक वेरिएबल होता है हमारे पास। और सेम फंक्शन के साथ भी यही होगा। और फंक्शन में जो वेरिएबल होगा ना वो उसका नाम होगा। ये एक्चुअली में काइंड ऑफ पॉइंटर होते हैं, काइंड ऑफ पॉइंटर कह सकते हैं, लेकिन और एग्जैक्ट नाम ले तो ये रेफरेंस वेरिएबल होते हैं ऑब्जेक्ट के केस में। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये नेम है ये यहाँ पे पास कर देंगे सिर्फ। ये फॉर ईच जो भी है, फॉर ईच फंक्शन है जो ये क्या करेगा, इस पॉइंटर पे जाएगा। ये एक्चुअली में रेफरेंस वेरिएबल है। तो ये क्या करेगा, उस लोकेशन पे जाएगा और वहां पे जो फंक्शन है उसे एक्सेस करेगा। और वहां एक्सेस करने के बाद एक एक करके सारे वेरिएबल इसे पास करेगा और ये प्रिंट कर देगा। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, मतलब रन कर लेते हैं एक बार। तो आ गया हमारे पास सारा जो भी मतलब हमने प्रिंट कराया था। अब क्या हो रहा है, जैसा मैंने पहले बताया, फोर ईच क्या कर रहा है, एक एक करके सारे एलिमेंट जो ए के अंदर हैं ये वो पास कर रहा है इसके अंदर इस वाले फंक्शन को। अब इस फंक्शन को पास कर रहा है और ये फंक्शन क्या करता है, एज ए वेरिएबल जो भी इसके अंदर आता है वो इसे प्रिंट कर देता है। सिंपल। अब ये था, मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया और फिर इसके अंदर पास किया। इसको हम सोल्व कर सकते हैं एनोनिमस फंक्शन टाइप, जो एनोनिमस फंक्शन होते हैं उससे। हम क्या करेंगे, सिंपल पैरेंथेसिस लगा देंगे और उसके बाद ये किया, डन। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, हमें पता है कि फॉर ईच क्या करता है, एक ना एक हमेशा एक ऑब्जेक्ट पास करता है। हम कुछ भी नाम रैंडम नाम दे सकते हैं, इस पे ए दे दूं, यहाँ पे एक्स दे दूं, कुछ भी, क्योंकि हमें तो वो ऑलरेडी मिल रहा होगा ना फॉर ईच के अंदर से। फॉर ईच पास कर रहा होगा, हमें उसका टाइप देखने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये है कि हमारे पास कुछ आ रहा है, एक एज ए आर्ग्यूमेंट आ रहा है, और जब हम इस पे होवर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। क्योंकि हमने ये जो लिस्ट बना रखी है ये इंटीजर की लिस्ट बना रखी है। अगर जो मैं इन्हें स्ट्रिंग की लिस्ट बनाता तो ये होवर करता तो इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप दिखा रहा होता, उसकी जरूरत नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, अब सिंपली प्रिंट से प्रिंट कर देंगे इसे, प्रिंट एक्स। अब हमने क्या किया, अब मैं इसको हटा भी सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। अब हमने एक एनोनिमस फंक्शन पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट इन द फॉर ईच फंक्शन। और ये क्या है, इसका कोई नाम नहीं है, बस हमने डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन ही दे दी इसके अंदर कि हाँ ये लो तुम डेफिनेशन, नाम से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। पहले तुम्हें रेफरेंस करके जाना पड़ रहा था उस फंक्शन पे, अब तुम्हें उधर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम यहाँ से उठा सकते हो उसकी डेफिनेशन और चलो करो काम। तो हम यही करेंगे, अब इसको दोबारा प्रिंट कर रन करके देखेंगे और ये हो रहा है, सेम सेम रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल। तो ये था दूसरा, और इन्हें बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। अब इसके अलावा और भी हमारे पास फंक्शन डिफाइन करने के तरीके होते हैं। जैसे ये हमारे पास हो गया, हमने क्या किया, ये जो करली ब्रैकेट से इनका इस्तेमाल किया ये लिखने के लिए। लेकिन काफी बार क्या होता है,
हमें ना ये करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं ये तो फॉर ईच फंक्शन हो गया, चलो फॉर ईच के अंदर तो हम सिर्फ प्रिंट ही कर सकते हैं, हम वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन जब हमें वैल्यू रिटर्न करनी हो और हमें बड़ी बड़ी डेफिनेशन ना लिखनी हो, तब हम एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, अभी देखते हैं। इसको हटा देते हैं और सिंपली मैं एक वॉइड, वॉइड नहीं, हमें क्योंकि रिटर्न करना है तो मैं इंटीजर टाइप कर एक फंक्शन बनाऊंगा, इंट, एंड मैं सम उसका नाम रख रहा हूँ। यहाँ पे भी वैर कीवर्ड का यूज करते हैं, भी। और एक तरीका हो सकता है रिटर्न ए प्लस बी करने का। ये तो सिंपल जो एज यूजुअल हमने पढ़ा है कि हाँ इस तरह से रिटर्न करके ये कर देंगे। लेकिन इसके अलावा हाँ यार, हमें स्पेशली इतनी बड़ी लाइन खाने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, एरो लगा सकते हैं, एंड देन जो भी हमें रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करना है, ए प्लस बी, बस। अब जो भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये रिटर्न कर देगा डायरेक्ट ये फंक्शन, ये सम जो है। अब मैं सम के अंदर कुछ भी पास कर सकता हूँ, इसे हटा देते हैं। और मैं प्रिंट करूँ क्या, सम ऑफ, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 12 ले लेते हैं, एंड बी की वैल्यू 8 हो गई। अब ये रिटर्न करेगा सीधा, और हम देख लेंगे कि अगर जो ये सही तरह से काम किया तो फिर ये क्या करेगा, 20 प्रिंट कर देगा, वरना कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। और हमारे पास 20 आ गया। तो सिंपली क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें जब इतने लंबे चौड़े कोड नहीं लिखने हैं, हमें जब एक छोटा सा फंक्शन बनाना है जिसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन हो, तो तब हम ये एरो फंक्शन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, और हम करेंगे भी आगे। तो ये थे एनोनिमस फंक्शन और एरो फंक्शन के बारे में। अब इसके अलावा हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर, जो कि ज्यादातर लैंग्वेजेस में होता है लेकिन कोटलिन में नहीं होता, वो डार्ट के अंदर है। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ये शायद तुम्हें याद हो, सी के अंदर भी है ये। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसका यूज बता देता हूँ, वेर ए इक्वल्स टू, सिंपली मैं क्या करता हूँ कि इफ, मैं यहाँ पे कोई वैसे कंडीशन नहीं ले रहा, सिंपल कंडीशन ले रहा हूँ, इफ 6 इज ग्रेटर देन 5, देन जस्ट पास 20 हियर, एंड और अगर जो ना हो तो हम क्या कर देंगे, एल्स कंडीशन में, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आएगा ये, और एल्स कंडीशन में क्या कर देंगे हम, 10। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यहाँ पे 20 आना चाहिए, क्योंकि 6 है, बड़ा है 5 से। और अगर जो नहीं होता तो 10 आता। तो हम ये प्रिंट करके देख लेते हैं ए को, आ गया हमारे पास 20, इज इक्वल टू 20। और अगर जो मैं इस कंडीशन को रिवर्स कर दूं तो अब क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 10। तो ये जो था हमारे पास, ये हमने ये पूरी स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। ये जो हम क्वेश्चन मार्क लगा के और ये कोलन लगा के यूज करते हैं, तो ये डार्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। हम कई बार इफ एल्स ना यूज करते हुए ये यूज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा साफ और मतलब छोटा बना देता है हमारे कोड को, इतना ज्यादा हमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ता। तो ये हो गया जितना भी हमारे पास बेसिक था वो, क्योंकि इसके अलावा कुछ ज्यादा है नहीं डार्ट के, मतलब कुछ अलग चीज जो अलग है, जैसे कि फ्यूचर्स हैं। अगर जो तुमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो तो उसके अंदर प्रोमिसेस होते थे, प्रोमिसेस, असिंक अवेट, वो डार्ट के अंदर होते हैं फ्यूचर के नाम से, एंड असिंक अवेट सेम असिंक अवेट ही रहते हैं। और इनका यूज क्या होता है, ये हम मैं इनका ओवरव्यू दे सकता हूँ तुम्हें, और जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तभी तुम्हें से अच्छे से समझ आएगा कि हाँ इनका ये यूज होता है जनरली। तो मैं अभी वो बता देता हूँ तुम्हें। जैसे हमने इतने सारे फंक्शन लिखे, लेकिन काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन हो जो कि डिपेंड करता है किसी आउटर, आउटर मतलब कोई भी फंक्शनैलिटी पे। जैसे कि मैं करता हूँ एच टी टी पी रिस्पॉन्स की बात करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, हम एक रिस्पॉन्स भेजते हैं दूसरी एक काइंड ऑफ वेबसाइट पे भेजते हैं, या फिर किसी सर्वर से हम एक्सेस करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन हमें पता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो रुकता नहीं है किसी भी लाइन पे, वो कॉन्टिन्यूसली वन बाय वन करके पूरे प्रोग्राम को रन कर देता है।
तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत एरर आएंगे जब हम उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मुझे एक वैर ए ऑब्जेक्ट, वो मैंने ऐसे सिंपली नाम रख दिया है, और मैं HTTP से कुछ भी यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे मैं कुछ क्लाइंट का वो भी दे दूंगा, जो भी हमें आगे हम यूज करेंगे इसका, ये अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कुछ एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाद में इस ऑब्जेक्ट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ सिंपली। तो क्या एरर आ सकता है यहाँ पे, जब हमने एक्सेस करने के लिए कोशिश की, क्या पता वो तब तक पूरा हुआ ही ना हो। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर का यूज करते हैं, कि हाँ जब भी ये होगा, फ्यूचर में जब भी ये होगा, उसके बाद हमें ये सब करना है। एसिंक एंड अवेट, अवेट मीन्स बस रुकना है जब तक ये पूरा ना हो जाए, फिर आगे चलना है। तो इसको हम बाद में ही देखेंगे जब हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे, अभी इसका ज्यादा यूज नहीं है कुछ भी। ये हम सिर्फ जब API कनेक्शन कर रहे होंगे या फिर किसी वेब सॉकेट से जोड़ रहे होंगे अपनी ऐप के अंदर, तो फिर तब इस्तेमाल होगा इसका। तो अभी रहने देते हैं इसे। तो अब बेसिक्स पूरा हो गया, अब बारी आई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पहली बात तो क्यों ही आई, क्या ही जरूरत है हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है, वो हमारे कोड को बहुत ही, एक तो नीट बनाती है, हम साफ सुथरा बिल्कुल कोड देख सकते हैं अच्छा खासा, और बिल्कुल सेपरेट कर देती है हमारे फंक्शंस वगैरह को, प्रॉपर्टीज को, जो यूज मतलब जो सिमिलर काइंड है ना, उन्हें अलग अलग कर देती है। और सबसे बड़ी बात, रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। हम क्या कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर फंक्शन को बार बार हर जगह यूज कर सकते हो। मतलब जैसे इस फाइल के अंदर हो सकता है कि मुझे एक फंक्शन चाहिए था, जो मैंने इस void main के अंदर यूज कर रहा है, प्रैक्टिस डॉट डार्ट में यूज कर लिया, और वो क्या पता मुझे किसी दूसरी जगह भी यूज करना हो, मैं वहां पे भी यूज कर सकता हूँ फिर से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही ये चीजें अलो करती है हमें। बाकी हम अगर जो सी लैंग्वेज के अंदर देखें, सी लैंग्वेज के अंदर अगर जो हम एक जगह के लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया ना, तो उसे मैं कहीं और नहीं यूज कर पाऊंगा। ये पंगा हो जाता है ऐसी फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है सबसे ज्यादा। अब वही करेंगे हम सबसे पहले। उसके कुछ कंसेप्ट होते हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो ये मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे का काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, कि मुझे, जैसा हर एक कोई ऑलमोस्ट हर जगह यही एग्जांपल चलता है, तो मैं भी उसी को लेके चलता हूँ। कि एक पर्सन है हमारे पास, सिंपल, एक कोई भी उस पर्सन के पास क्या क्या चीजें होती हैं, एक उसका नाम होता है, उसकी एज हो सकती है, उसकी हाइट हो सकती है, ऐसे कुछ काफी चीजें हो सकती हैं। अब जब मुझे इन सभी चीजों को ग्रुप करना है, तो मेरे पास दो तीन मेथड हो सकते हैं। एक मेथड ये हो सकता है कि मैं क्या करूँ, एक पर्सन लूँ, एक स्ट्रिंग ले लूँ, स्ट्रिंग नेम ऑफ द पर्सन, जो भी आएगा, मान लेते हैं अपना नाम ही ले लेते हैं, यहाँ पे है जी, ठीक है। तो ये आ गया मेरा नाम। अब मैं अपनी एज को स्टोर कराऊंगा, तो उसके लिए एक इंट ले लिया, एज इक्वल टू 19, ठीक है। अब साथ साथ मेरी अपनी हाइट ले लेता हूँ मैं। हाइट के लिए भी अगर जो मैं इंट यूज करूँ, इंट कितनी हाइट है मेरी, 170 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 170, ठीक है। ये तो हो गया एक ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम देख सकते हैं कि एक सिंपल एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए हमें तीन तीन डिफरेंट वेरिएबल डिफाइन करने पड़ रहे हैं। और ऐसे अगर जो हमारे पास 20 हो जाए तो हम क्या करेंगे, सॉरी। तो उसके लिए, उसकी वजह से मतलब काफी हमारे कोड में ना बहुत दिक्कत आ जाएगी, हम ये नहीं समझ। अब एक के लिए तो मैंने नेम कर दिया, अगले अगला अगर जो बंदा आएगा उसके लिए नेम 1 करूंगा, नेम 2 करूंगा, नेम 3 करूंगा, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम सारे वेरिएबल्स को ग्रुप कर देते हैं एज ए इन ए क्लास। हम क्या करते हैं, एक्चुअली में क्लास का असली मतलब क्या होता है, क्लास क्या करता है, एक इसका प्रोटोटाइप डिफाइन कर देता है कि हाँ भाई, जो बंदा होगा ना, कोई भी इंसान होगा,
कोई भी बंदा बंदी होगी, तो उसका नाम होगा, देन उसकी एज होगी, उसकी कुछ हाइट होगी, है उसका कुछ वेट हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा अलग अलग काम कर सकता हो, है ना। ये तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, जैसे अजय मेरा नाम है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो मतलब कोई भी इजीली बोल के कह सकता है कि हाँ ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसका नाम है। लेकिन मैं कहूँ कि मुझे स्केचिंग करना आता है, ये एक पार्टिकुलर एक काम है जो मैं करता हूँ। तो ये क्या हो सकता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक मेथड है, ये एक मेरा मेथड है, ये एक मेरा फंक्शन है जो मैं कर सकता हूँ, हर बंदे के पास क्या पता ना हुई। तो काइंड ऑफ एक पर्सन के पास प्रॉपर्टीज के साथ साथ क्या होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं। तो क्लासेस क्या करती है, उन सबको एक प्रोटोटाइप में, एक तरह से एक प्रोटोटाइप में डिफाइन कर देती है। तो हम उसी क्लास के बारे में अब देखेंगे। अब मैं इसी पर्सन को बनाता हूँ पहले। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्लास कीवर्ड का यूज करूंगा, एंड देन जो भी मुझे प्रोटोटाइप को नाम देना है, मैं इसको पर्सन ही दे रहा हूँ कि हाँ हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड देन हम सिंपली क्या करेंगे, ये कर्ली ब्रेस लगा के उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी उसकी प्रॉपर्टीज देंगे। हमें जो भी प्रॉपर्टी यूज करनी है ना, वो हमें पहले से लिखनी पड़ेगी इधर। अब जो दूसरी लैंग्वेज होती है, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गई एंड देन पाइथन हो गई, वो डायनेमिक प्रॉपर्टी सपोर्ट करते हैं कि हमें उन्हें अलग से देना नहीं पड़ता, हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट डॉट लगा के एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें पहले से लिख देनी पड़ेगी कि हाँ भाई, उस बंदे के पास स्ट्रिंग टाइप का एक नेम वेरिएबल होगा, एंड उस बंदे के पास क्या हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, और वो किसकी होगी, इंट टाइप की होगी, इंट एज। जी। अभी ये जो रेड दिखा रहा है, ये मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों दिखा रहा है, ये क्यों एरर दे रहा है। ये हो गया। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, देखिए इसके अलावा क्या होगा कि वो बंदा कुछ काम कर सकता है कि नहीं, और हर एक बंदे के पास कुछ ना कुछ काम तो होता ही है, वो कर सकता है। जैसे मैं चल सकता हूँ यार, मैंने यही बता दिया वो फंक्शन। अब इसके अंदर मैं और कुछ नहीं दूंगा, सिंपली ओहो, इसको भी अभी लो होना था, प्रिंट। और इसके अंदर क्या पास कर दूंगा मैं, पर्सन कैन वॉक, सिंपल। अब क्या होता है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अब इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करना है, ये तो हमने प्रोटोटाइप बता दिया, ये तो क्लास बता दी कि हाँ इस क्लास के अंदर हमने सब कुछ अंदर डाल दिया उसके। लेकिन हाँ इसको एक्सेस कैसे करेंगे, हम इसको बनाएंगे कैसे, तो वो होता है एक कंस्ट्रक्टर की मदद से। नाम से ही पता चल रहा है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को बनाता है। तो फिर ये बनाने का काम कैसे करेगा वो देख लेते हैं। तो पहले हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन भी करना पड़ सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन ना करना पड़े, कई बार होता है कि हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते, फिर जो उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, वो कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर किसका बनाना है, पर्सन क्लास का बनाना है, तो मैं उसका नाम, जो भी कंस्ट्रक्टर होता है ना किसी क्लास का, वो सेम उसी नाम का होता है। हम क्या करते हैं, सिंपल पर्सन लिखेंगे, एंड देन ये ब्रैकेट्स लगाएंगे, एंड देन ये होगा। अब ये काइंड ऑफ क्या है, एक फंक्शन की तरह दिख रहा है, क्योंकि हम एक फंक्शन भी ऐसे ही कहीं डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे बस आगे हम क्या लिख देते हैं, उसकी डेटा टाइप लिख देते हैं। लेकिन पर्स जो ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का क्या होता है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, एक कंस्ट्रक्टर कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करता। हाँ, प्रिंट जरूर कर सकता है, ऐसे करके मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूं, हाँ प्रिंट करके, और यहाँ पे डाल दूं ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो ये जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स ले, हम उन आर्ग्यूमेंट्स को लेंगे और क्या करेंगे, अपने उस उसकी प्रॉपर्टीज में असाइन कर देंगे, जब हम उसे डिफाइन कर रहे हैं ठीक उसी वक्त। तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे मेरे को किसी ने एक स्ट्रिंग पास करके दे दी, नेम टाइप,
कुछ भी रैंडम ए भी ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसलिए ए ले लेता हूँ। एंड देन स्ट्रिंग ए के बाद मुझे किसी ने पास कर दिया इंटीजर बी। सिंपल। नाउ अब मैं क्या करूंगा, ए को असाइन कर दूंगा उसके नेम प्रॉपर्टी में और बी को असाइन कर दूंगा उसकी एज प्रॉपर्टी में। वो कैसे? अब इसको एक्सेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए हमारे पास कि हाँ ये बाहर की चीजें हैं, इनको मैं एक फंक्शन के अंदर कैसे एक्सेस करूँ। तो इसके लिए हमारे पास आता है एक स्पेशल कीवर्ड, वो होता है दिस। देन मैं नेम एक्सेस करूंगा, दिस के बाद डॉट लगाऊंगा, नेम आएगा, देन उसको असाइन कर दूंगा ए, एंड सिमिलरली दिस डॉट एज इक्वल्स टू, सॉरी, बी। अब यहाँ पे दिस का मतलब क्या है? ये जो दिस होता है ना, ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट इटसेल्फ होता है। मतलब जब हम किसी पार्टिकुलर चीज के, मतलब किसी पार्टिकुलर ही क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके अंदर जब भी हम किसी भी मतलब कहीं पर जिस कीवर्ड लिखते हैं, तो वो उसका ऑब्जेक्ट ही होता है। और जब हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को तभी कॉल करते हैं ना जब हमें कुछ क्रिएट करना ऑब्जेक्ट। तो जब हम उसे कॉल करेंगे तो क्या होगा, वो उस ऑब्जेक्ट को एज ए, मतलब एज ए, वो क्या क्या बोलते हैं उसे, आर्गुमेंट ही पास कर देगा। एंड देन क्या करेगा, उसे दिस के थ्रू एक्सेस करेगा और उसके नेम को ए रख देगा एंड उसकी एज को बी रख देगा, जो भी हमने यहाँ पे ये पास की है। अब देखते हैं ये एरर क्या देगा। हम्म यहाँ पे अरे यार ये जा रहा है बार बार। ये क्या दे रहा है एरर की, जो नॉन नॉन नलेबल इंस्टेंस विल एज मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, ट्राई एडिंग एन इनिशियलाइजर एक्सप्रेशन और समथिंग। और यहाँ पे ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे नेम के लिए दे रहा है कि हाँ ये नॉन नलेबल है, इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब क्या है? अब मैंने कल बताया था कि डार्ट के अंदर क्या होता है, टाइप्स जो होते हैं ना, जो भी वो नॉन नलेबल होते हैं, मतलब हम इनको नल नहीं कर सकते। जैसे ही मैं यहाँ पे नल कर दूंगा ना, ये एरर देगा यहाँ पे। ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है कि अ वैल्यू ऑफ नल कांट बी असाइंड टू अ वेरिएबल स्ट्रिंग। मतलब कोई जितने भी नॉर्मल डेटा टाइप है वो नल हो ही नहीं सकते। अब नल नहीं हो सकते तो मतलब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि जो हम पर्सन कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर कुछ पास ना करें, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाए, नल बन जाए। लेकिन अगर जो नल बन गए तो फिर दिक्कत है, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये एरर देगा, तो यहीं पे रुक जाएगा। तो उसी टाइप का ही एरर यहाँ पे शो कर रहा है। तो उसको देख उसको मतलब मैनेज करने के लिए हमारे पास अलग से डेटा टाइप्स होते हैं इन्हीं के, मतलब होगा वो स्ट्रिंग ही, लेकिन वो नल स्पॉटेड होगा। तो उसके लिए हम क्या डाल देते हैं, एक क्या बोलते हैं इसे यार, मैं बार बार भूल देता हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क जैसे ही डाल देते हैं हम, तो ये नलेबल स्पोर्ट करते हैं, मतलब जो नल है उसे स्पोर्ट करते हैं। अब मैं इसके आगे नल असाइन कर सकता हूँ, अब ये कोई एरर देगा नहीं। तो अब हमने एक काम कर लिया इसका, मतलब अब मैं क्या करूंगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल वैर कीवर्ड यूज कर सकता हूँ मैं। वैर पर्सन का p1 इक्वल्स टू या तो न्यू ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं उसे, जो न्यू कीवर्ड होता है, न्यू, एंड देन पर्सन। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अब मैं क्या करूंगा, पास कर दूंगा आर्ग्यूमेंट्स। क्या क्या आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, सबसे पहले स्ट्रिंग पास करनी है, तो मैं अपना नाम पास कर रहा हूँ एंड मेरी एज 19। अब ये जो P1 हूँ ना, ये जो भी ये P1 है वो एक्चुअली में मैं बन चुका हूँ। मैंने इसको अपना नाम दे दिया है अजय और अपनी एज दे दिया। तो अब हम इसे एक्सेस कर सकते हैं और इसकी मतलब, अब देखो यहाँ पे हमने कि इतनी सारी चीजों को सिर्फ एक पार्टिकुलर छोटे से ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दिया। ये फायदा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी चीजें एक्सेस करेंगे डॉट लगा के। अब जो भी ये मतलब क्लास के अंदर से जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और उसका जो मेथड्स होते हैं ना, वो हम डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। डॉट ऑपरेटर होता है। वो कैसे? जैसे मेरे को एज और नेम प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या करूंगा, p1 डॉट नेम, एंड नेक्स्ट में क्या करूंगा, p1 डॉट एज कर दूंगा। सिंपल।
और मैंने ये वो फंक्शन है उसको भी एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, P1 डॉट उस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, P1 डॉट लगाया और वो उसका नाम लिखा, बट मुझे उसे एग्जीक्यूट करना है क्योंकि वो फंक्शन है, उसे मुझे डायरेक्ट रन करना है इधर, तो मैंने पैरेंथेसिस लगा दी साथ के साथ। अब देखते हैं इसे रन करके। जल्दी, हाँ हो गया। तो अजय है, 19 साल का है, हाँ भाई वो चल सकता है। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पर अगर हम ये जो स्ट्रिंग नेम और इंट एज है ये पहले ना डिफाइन करते तो? तो फिर ये, तो फिर क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। चलो वापस चलते हैं, इसको कट करते हैं। अगर जो मैं ये पास ना करूँ यहाँ पे, तो ये एरर दे रहा है। और क्या एरर दे रहा है, अभी ये पढ़ लेते हैं। द सेटर, अब सेटर इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस ये पढ़ो आगे का। नेम इजंट डिफाइंड फॉर टाइप पर्सन। ये छोटी सी लाइन सारे डाउट क्लियर कर सकती है अगर जो हम इसे ढंग से पढ़े, कि हमने पर्सन क्लास के अंदर जो पर्सन है, जो भी, अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि क्लास क्या है, एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप क्या होता है कि किसी के बारे में ऊपर ऊपर से बताना कि हाँ इसके अंदर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब हमने पहले ही कह दिया क्लास के अंदर कि हमारे पास ना तो कोई नेम होगा ना कोई एज होगा, लेकिन बाद में हम उसे एक्सेस कर रहे हैं, तो फिर एरर देगा। सिंपल। अब समझ आया या कुछ और पूछना है? नहीं। तो और किसी को कुछ डाउट हो अभी तक, मतलब जो भी हमने अभी तक किया? नो सर। विधि तुम्हें? पाइथन के अंदर ये चीज नहीं होती ना, मतलब पाइथन के अंदर अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वहां पर हम वेरिएबल्स अंदर ले सकते हैं ना? हाँ, अब मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था मैंने, मतलब मैंने क्या कहा था कि पाइथन और जावास्क्रिप्ट क्या है, डायनामिक लैंग्वेजेस हैं। उसके अंदर हमें अलग से उसकी, मतलब जो क्लास बनाते हैं उसकी, जो एक्चुअली में उसका प्रोटोटाइप डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें चीजें देने, मतलब डायरेक्ट हमें प्रॉपर्टी वगैरह नहीं, मतलब देने होते हैं ऐसे डायरेक्ट। हम उसको डायरेक्ट जब कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उस टाइम पे भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब नए वेरिएबल्स बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। वेट ए मिनट, विधि का कुछ डाउट था, देखते हुए क्या था कि जिस पॉइंटर में एरो यूज नहीं करते। अच्छा, अब जो जिस है ना, वो C++ लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, पॉइंटर होता है। लेकिन हमें पता है कि डार्ट लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर एग्जिस्ट नहीं करते। क्या एग्जिस्ट करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल्स। अब रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं एक्चुअली में ना, तुम जावा का कंसेप्ट पढ़ोगे कभी, तो जावा इंट्रोड्यूस ही इसलिए हुई थी क्योंकि पॉइंटर्स में कुछ ना कुछ पंगे होते थे। तो जावा ने क्या किया, उसको साइड रखा, उसने कहा कि भाई तुम साइड हटो, मैं सीधा अपना रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा, जो कि मेमोरी लोकेशंस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन होंगे, जो भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं उसे एक्सेस करेंगे, लेकिन सिंपल डॉट ऑपरेटर के साथ। और वो सेम कंसेप्ट ही यहाँ पे है, बिल्कुल सेम। अगर जो मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं तो मैं अभी उसकी बात कर लेता हूँ। सॉरी, मैं इसको थोड़ा अंडू करता हूँ जो भी हमने किया। अब मैं ये सब हटा रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल बात करता हूँ यहाँ पे क्या होता है। अब हमने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा था, सी लैंग्वेज के अंदर हम इंट ए करते थे जब, और कुछ भी असाइन करते थे तो क्या होता था, इंट क्या था, इंटीजर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो वो क्या करता है, इंटीजर को मेमोरी में पता है कहाँ पे स्टोर करता है, जो कि सिंपल स्टैक मेमोरी है। अब स्टैक और क्यूब में, स्टैक और हीप में क्या फर्क होता है, वो शायद तुम्हें पता हो, नहीं पता हो तो मैं और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसे। जैसे हम ये फंक्शन रन कर रहे हैं, void फंक्शन, इसके अंदर सबसे पहले ये रन होता है, देन ये होता है, इसी तरह से होता है। और इसके अंदर अगर जो मैंने जैसे ये पर्सन कॉल कर लिया,
तो ये डायरेक्टली किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा यहाँ पे। फिर ये इसकी पहली और पहली लाइन पे जाएगा, फिर दूसरी पे जाएगा, फिर तीसरी पे जाएगा, फिर चौथी पे जाएगा, फिर यहाँ से एग्जिट होगा और फिर सीधा वापस इसके एंड पे आ जाएगा। तो ये काइंड ऑफ क्या हो रहा है, एक के अंदर एक लाइन हम डालते जा रहे हैं, तो ये स्टैक होता है। ये थोड़ा सा समझ आया। यस। अब क्या होता है, जब ये स्टैक की तरह काम कर रहे होते हैं, तो इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, ये जो इंट है, या फिर मैं इसके अंदर बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर, या फिर किसी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, जैसे वॉक फंक्शन है, इसके अंदर अगर जो मैं ये करता इंट ए इक्वल्स टू 15 कर देता, या फिर ए की बजाय यहाँ पे बी रख लेते हैं, बी इक्वल्स टू 30 कर दिया, कुछ भी कर दिया हमने, तो फिर ये क्या होता, ये जो 30, ये जो इंटीजर था, ये जो बी था, ये स्टैक के अंदर एग्जिस्ट करता, और जब हम इस फंक्शन की कॉल से बाहर आ रहे होते, तो ये उसी टाइम पे इसे डिस्ट्रॉय कर देता। मतलब ये वेरिएबल डिफाइन हुआ जैसे ही फंक्शन की कॉल के अंदर, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आए, और जैसे ही ये खत्म हुआ उसी टाइम ये खत्म भी हो गया। ठीक है, ये फर्क होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप में और ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट्स कभी मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होते। ऑब्जेक्ट मेमोरी के किस में होते हैं, हीप मेमोरी में होते हैं। मतलब इसे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक बार जो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, वो एग्जिस्ट करता होगा उस मेमोरी लोकेशन पे, और उन्हें एक्सेस करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हम पॉइंटर्स लें, या फिर उसका डायरेक्ट नेम लें। नेम भी उठा सकते हैं, जैसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में नेम देते हैं, सीधा इंटीजर का ए दे दूंगा और ये आ जाएगा। अब यही तो फर्क है कि बार बार हम ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं, इतना फोकस क्यों कर रहे हैं कि ये सारे जो हैं ऑब्जेक्ट हैं। एक्चुअली में ये जितनी भी चीजें बन रही है ना, मैंने इंट ए लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ये हम कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे इस ए को। लेकिन ये क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर है, तो मेन फंक्शन जब तक रहेगा तब तक ये एग्जिस्ट करेगा। और ये मेमोरी के अंदर किसको यूज करता है बाय डिफॉल्ट। तभी कहते हैं कि सी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ो। मैं इसीलिए रेकमेंड करता हूँ सबको कि सी लैंग्वेज अगर तुम्हें अच्छे से आती है, तुम सारी चीजें क्लियर कर सकते हो, मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली में क्या हो रहा है, जब हम अब हमने सी के अंदर ये पढ़ा था कि हम क्या करते थे, मैलोक से कुछ मेमोरी एलोकेट करते थे किसी भी एरे के लिए, या फिर इवन जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं उसके लिए, नोड के लिए, या फिर हमें वेरिएबल बनाना है, या फिर डायनामिक एरे बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, मैलोक का यूज करते थे, मैलोक फंक्शन का। ये तुम्हें याद हो तो। अब ये मैलोक को जब हम यूज करते थे, उसके बाद हमें उसे फ्री भी करना पड़ता था। फ्री मतलब, अब फ्री क्यों करना पड़ गया, क्योंकि ना वो स्टैक के अंदर नहीं होता था, स्टैक मेमोरी के अंदर नहीं होता था। मैंने बताया कि स्टैक के अंदर तो जैसे जैसे फंक्शन की डेफिनेशन में आगे चलते हैं, और फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट पूरा हो जाता है, उसके बाद फंक्शन के अंदर जो भी था ना, वो सब रिमूव हो जाता है स्टैक से। लेकिन हीप के अंदर ऐसा नहीं होता। हीप के अंदर तो हमें खुद से हटाना पड़ता है, और यही रीजन था सी के अंदर हमें क्या करना पड़ता था, फ्री करना पड़ता था। लेकिन जो ये डार्ट लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, ये ना थोड़ी सी एडवांस हो गई है। ये क्या करती है कि जैसे ही कोई वेरिएबल हीप में है, जो भी हीप में ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो यूज में नहीं रहा, तो वो ऑटोमेटिकली रन चेक करेंगी और उसे रिमूव कर देंगी, उसकी मेमोरी डीएलोकेट कर देंगी। ये थोड़ा बहुत समझ आया। मतलब जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब वो फ्री हो जाएगी ना ऑब्जेक्ट की मेमोरी। काइंड ऑफ प्रोग्राम। एक्चुअली में क्या होता है, प्रोग्राम के जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्राम के एंड होने पे ही खत्म होंगे। अब क्या होता है, ये जो लैंग्वेजेस होती हैं, ये डायरेक्ट मेमोरी से तो एसोसिएटेड नहीं होती, और ना ही सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस की सी प्लस प्लस की तरह एग्जीक्यूटेबल फाइल में कंपाइल करती। ये तो इन्हें तो इंटरप्रेटर रन करता है, और साथ साथ कुछ वर्चुअल मशीन्स रन करती हैं, जैसे जावा में जेवीएम होती है, जावा वर्चुअल मशीन। और डार्ट के अंदर इंटरप्रेटर होता है, पाइथन के अंदर भी इंटरप्रेटर होता है। तो ये इंटरप्रेटर काम करते हैं डी एलोकेट करने का मेमोरी को। कहीं ना कहीं ये कुछ इंटरप्रेटर हो जाते हैं, और इनका अंदर इंटरनली गार्बेज कलेक्शन का एक अलग से ही फंक्शन होता है, अलग से ही काम करता है। वो डी एलोकेट करते हैं, और ड्यूरिंग रन टाइम ही कर देते हैं वो, मतलब जब प्रोग्राम रन कर रहा है तब भी कर देते हैं।
और कुछ डाउट किसी को? तमन्ना, आपको समझ आ रहा है ये? यस सर। पक्का ना? मतलब कहीं ऐसे ही बोल रहे हो कि हाँ समझ तो आने का, ही बोल देते हैं हाँ। नो सर, आ रहा है समझ। ओके, तो हमने क्या किया, पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे P1, एंड देन अब जैसा मैं इतनी देर से बोल रहा था कि मैलोक का यूज करते हैं एलोकेट करने के लिए। जावा के अंदर जो न्यू कीवर्ड होता है वो डार्ट के अंदर भी होता है न्यू कीवर्ड, और ये मेमोरी एलोकेशन का ही काम करता है। ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा वही पॉइंटर वाले तरीके से। अगर जो मैं इसके पीछे का कोड देखूंगा ना, न्यू के पीछे का, ये न्यू के इस कीवर्ड के पीछे का, तो हमें ना, अगर जो इसे सी के अंदर देखेंगे, अगर जो सी के अंदर बनी होगी, डेफिनेटली सी के अंदर ही लिखा जाता है ऐसा कोड, तो उसमें ये मैलोक का ही इस्तेमाल हो रहा होगा। अगर जो तुम पाइथन का भी कोड देखोगे कि हाँ कैसे वो रन टाइम में चेक कर लेता है और कैसे उस पर मेमोरी एलोकेट करता रहता है हर एक स्टेप पे, तो वो मैलोक से ही काम हो रहा होता है। जावा के अंदर भी मैलोक से काम हो रहा होता है जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। हाँ, तो फिर न्यू कीवर्ड का काम पता लग गया तुम्हें क्या होता है। न्यू क्या करता है, मैलोक का काम करता है, एक मेमोरी एलोकेशन का काम करता है जैसे हम सी के अंदर करते हैं। तो लेकिन हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है डार्ट के अंदर कि हम न्यू कीवर्ड हटा भी सकते हैं पाइथन की तरह। जैसे पाइथन के अंदर हमें न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही अ, हमें इसके अंदर भी जरूरत नहीं होती, डार्ट के अंदर भी। तो ये था अब तक मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन वगैरह तक का। और जैसे मैंने ये पूरी प्रोसेस बताई कि हमने क्या किया, अ, एक प्रोटोटाइप लिया, उस प्रोटोटाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन उस प्रोटोटाइप के अंदर हमने क्या क्या बोला, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, देन कुछ फंक्शंस जिसे हम मेथड्स बोल देते हैं, और ये सारे क्या हुए, ग्रुप हो गए, एक तरह से कैप्सुलेट हो गए, एक हमने कैप्सूल बना दिया काइंड ऑफ। और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब ये मत सोचना कि हम छुपा रहे हैं डाटा, वो अलग चीज होती है, वो डाटा सिक्योरिटी में हम करते हैं, जैसे जावा के अंदर हम प्रोटेक्टेड यूज करते हैं, प्राइवेट यूज करते हैं, इसके अंदर भी करेंगे हम प्राइवेट वगैरह। हाँ, तो फिर ये क्या करता है, जो डाटा है ना उसे ग्रुप कर देता है, कैप्सुलेट कर देता है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक बहुत बड़ा मतलब स्तंभ बोलते हैं ना जिसे, पिलर्स, तो वो है, ये एनकैप्सुलेशन होता है। जब हम किसी भी चीज को क्लासेस में लिखते हैं वही एनकैप्सुलेशन है बस। तो इसमें ज्यादा बड़ा कंफ्यूज नहीं होना कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो ये था सिंपल एनकैप्सुलेशन के बारे में। और आज काफी टाइम हो गया शायद हमें मीट को, मैं टाइम देख लेता हूँ कितनी देर हो चुकी है। और तुम्हें और पढ़ना है तो बता सकते अजय, हो कि अगर। हाँ जी। अ, जैसे सी प्लस प्लस में हम डिक्लेयर करते थे ऑब्जेक्ट्स को, लाइक जैसे पर्सन ली क्लास, हाँ पर्सन पी और फिर आर्ग्यूमेंट्स पास करते थे, तो वैसे भी कर सकते हैं इसमें। हाँ, सब कर सकते हैं, मैंने बताया था कल। मैंने कल बताया था कि जैसे ये वेरिएबल है वैर, ये वैर क्या करेगा, डायनेमिक टाइम मतलब रन टाइम के दौरान इसका टाइप पता करेगा। लेकिन जब हमें पहले से ही पता है कि इसका टाइप क्या होगा, तब हम इसका टाइप दे सकते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पर्सन लिख दूंगा और ये हो गया, सिंपल। नहीं, जैसे P1 के ब्रैकेट में ही दे देते हैं। तो सी अच्छा, प्लस प्लस में P1 तो के ऐसे ब्रैकेट, करते थे ना। अच्छा अच्छा, यहाँ पे नहीं, वो सी प्लस प्लस में ही होता है, यहाँ पे नहीं होता। हम यहाँ पे ये काम ओके। नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई डाउट? कोई डाउट अभी तक? ओके, सो अब आगे मतलब आज ही करें आगे का, या फिर मतलब किसी और कल कल करें, या फिर किसी और मीट में करें, नेक्स्ट मीट में करें? नेक्स्ट में करते हैं। ओके, क्योंकि आज मतलब काफी थ्योरेटिकल ज्यादा हो गया,
और मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि ये मीट, ये रिकॉर्डेड मीट तो हो ही, मतलब रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ मैं, इसे दोबारा जरूर देख लेना एक बार, जब तुम्हें थोड़े बहुत कंसेप्ट में दिक्कत आए, या फिर अलग से कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, अगर जो तुम्हें मीट रखनी है, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। बट हो सके तो इसे ही वापस देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने अच्छे से एक एक वर्ड बोला है। बस ये थोड़ा सा कई बार फास्ट बोल देता हूँ, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, तो तुम्हें हो सकता है कि समझ ना आया हो वो, तो जब तुम दोबारा देखोगे तो वो आ जाएगा तुम्हें समझ अच्छे से। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, हमने काफी कुछ कर लिया। अगली मीट में हम क्या करेंगे, ये तो हमने जैसे सिंपल वो क्या कहते हैं, एनकैप्सुलेशन कर लिया। अगली मीट में इनहेरिटेंस करेंगे हम। देन उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं वो नहीं कराने वाला तुम्हें एब्स्ट्रैक्शन का, डार्ट लैंग्वेज के अंदर जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे फ्लटर में। वो वो डाटा हाइडिंग वगैरह जो होती है, वो प्राइवेट वगैरह जो कीवर्ड्स होते हैं वो इसमें नहीं होते, उसमें अंडरस्कोर से ही काम कर लेते हैं हम, अंडरस्कोर लगा देते हैं वेरिएबल के आगे और वो प्राइवेट बन जाता है, तो वो भी देख लेंगे हम। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, लूडो गेम बनाएंगे, मतलब सिंपल एक कोई ना कोई बनाएंगे, ताकि हम हमारी थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए, हमारा थोड़ा सा, हाँ, मतलब होता है ना, जब तक हम कुछ प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हमें हमें हमारे दिमाग में नहीं बैठती वो चीज़ें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूडो गेम बना लेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि कल ही अगली मीट हो जाए, क्योंकि उसके बाद परसों शायद मैं ना ले पाऊँ, तो मैं कल ही ट्राई करूंगा, कल के कल मीट हो जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मीट में।